अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है, हमने क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है बेटा लाइफ प्रोसेस। आज उसी चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे बेटा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के बारे में। याद करो, जब हमने वो फर्स्ट लेक्चर एंड किया था, लास्ट में मैंने क्या बोला था, हमने थाइलाकोलाइड के अंदर, ये एक थाइलाकोलाइड था, इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दिया था, इसके अंदर हमने वाटर पहुंचा दिया था, और क्लोरोफिल और क्या था बेटा, सनलाइट एनर्जी। ये चारों चीजें जो है वो थाइलाकोलाइड के ल्यूमेन के अंदर आ चुकी थी। अब उसके बाद मैंने बोला था कि अब इसके बाद रिएक्शन होगी। रिएक्शन बेटा दो स्टेप्स में होती है जिसको हम नाम देते बेटा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। रिएक्शन जो है वो दो स्टेप्स में होती है। पहले का नाम होता है बेटा लाइट रिएक्शन, या बोलो बेटा लाइट फेज, या बोलो बेटा हिल रिएक्शन, या बोलो बेटा लाइट डिपेंड फेज, या बोलो बेटा फोटो केमिकल फेज। यहां तक क्लियर है? या बोलो लाइट रिएक्शन, या बोलो लाइट फेज, या बोलो हिल रिएक्शन, या बोलो लाइट डिपेंडेंट फेज, या बोलो फोटो केमिकल फेज। और दूसरे का नाम होता है बेटा जिसका नाम है डार्क रिएक्शन, या बोलो बेटा ब्लैक मैन्स रिएक्शन, या बोलो बेटा लाइट इंडिपेंडेंट फेज। यहां तक क्लियर है? या बोलो बेटा लाइट रिएक्शन, या बोलो ब्लैक मैन्स रिएक्शन, या बोलो बेटा लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब इसके बाद समझो, ये लाइट रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन है। जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन जब कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद होती है बेटा डार्क रिएक्शन। सर, जब डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या होगा? तो बेटा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा। पहले क्या होता है? लाइट रिएक्शन, उसके बाद क्या होता है? डार्क रिएक्शन, उसके बाद जब डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं ये लाइट रिएक्शन होता क्या है। समझना, इस लाइट रिएक्शन के बारे में अब हम बात करते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर ये थाइलाकोलाइड है, समझना क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना, ये थाइलाकोलाइड है, थाइलाकोलाइड के अंदर होता है क्लोरोफिल। जहां से जब सनलाइट आई, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है बेटा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। किसको? सनलाइट को। और ये क्लोरोफिल लूज करता है यहां पे इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लाइट रिएक्शन में कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कौन एब्जॉर्ब करता है सनलाइट एनर्जी को? क्लोरोफिल। और ये लूज करता है यहां पे इलेक्ट्रॉन। आप समझना, इस सनलाइट ने एक काम कर दिया। अब दूसरा काम क्या करता है यहां पे इस क्लोरोफिल के अंदर, इस थाइलाकोलाइड के अंदर क्या था? और इस थाइलाकोलाइड के अंदर था बेटा वाटर। यहां पे हम लिख दिया हमने, यहां पे वाटर था। और जब ये सनलाइट आती है, ये सनलाइट क्या करती है? इस वाटर को ब्रेक करती है। इस वाटर को ब्रेक करना, इसी को बेटा बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या नाम देते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस वाटर को ब्रेक करना, इसको क्या नाम देते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो दूसरा क्या हुआ यहां पे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पे वाटर को इसने जुदाई की, ठीक है, वाटर को ब्रेक किया। किसमें बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसने इसको ब्रेक किया। अब इसके बाद क्या होता है? इसी थाइलाकोलाइड के अंदर क्या होता है? और इस थाइलाकोलाइड के अंदर होता है बेटा फॉस्फेट। यहां पे हम इस थाइलाकोलाइड के अंदर होता है बेटा मोनोफॉस्फेट। मोनो मतलब एक फॉस्फेट होता है, इसको हम लिखते हैं यहां पे मोनोफॉस्फेट। और होता है यहां पे डाइफॉस्फेट। डाई मतलब दो, ठीक है बेटा, डाइफॉस्फेट। ये सनलाइट जब आती है, ये मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट को मिला देती है और बनाती है बेटा ट्राइफॉस्फेट। यहां पे 3 फॉस्फेट आए, इसको बोलते हैं बेटा ट्राइफॉस्फेट। इसी को नाम देते हैं बेटा एटीपी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन?
जब एक मोनोफॉस्फेट होता है वो मिलता है किसके साथ बेटा, डाइफॉस्फेट के साथ, और बनाता है ट्राइफॉस्फेट, उसको नाम देते हैं एटीपी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे हुआ बेटा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और इसके बाद क्या होता है, मैं इसको रब करता हूं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद ये जो थाइलाकोलाइड है इसके अंदर होता है बेटा एनएडीपी, जहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, यानी कि वाटर टूटा। किस में टूटा बेटा, एक हाइड्रोजन अलग था और ऑक्सीजन अलग था, वो हाइड्रोजन को मिला देता है ये सनलाइट एनएडीपी के साथ, और यहां पे बनता है बेटा एनएडीपीएच। क्या बनता है, एनएडीपीएच। यहां पे हुआ फॉर्मेशन ऑफ NADPH। यहां तक क्लियर है। जो एटीपी यहां पे बना और बना NADPH, इनको क्या बोलते हैं, एटीपी एंड NADPH। इन दोनों को बोलते हैं बेटा एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। किनको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, एटीपी और NADPH को एक साथ बोलते हैं। यह आपका लाइट रिएक्शन, बस इतना ही था लाइट रिएक्शन। अब इसके बाद हम डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डार्क रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन कंप्लीट हुई, अब होगी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के बाद क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। समझना, यह थाइलाकोलाइड है, थाइलाकोलाइड के अंदर था बेटा एटीपी और था कार्बन डाइऑक्साइड। सारे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, याद करो, जब हमने 4 चीजें पहुंचा दिए थे थाइलाकोलाइड के अंदर, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो था। जब हमने 4 चीजें, कौन कौन सी बेटा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ठीक है, और क्या थे बेटा, सनलाइट, एनर्जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभी हमने कुछ नहीं किया, और यहां पे है NADPH। यहां तक क्लियर है, ये है क्लोरोप्लास्ट। समझना, ये एटीपी बाहर आता है स्ट्रोमा में, यहां पे लिख सकते हैं एटीपी। ये NADPH भी बाहर आता है, NADPH। कहां पे बेटा, स्ट्रोमा में। इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर आना है, लेकिन ये डरता है बाहर आने से। यहां पे एक एंजाइम होता है, ये उसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है रेब्यूलोस बिसफॉस्फेट, या इसको बोलो RUBP। यहां तक क्लियर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, RUBP के साथ, और उसके बाद ये बाहर आता है किसमें बेटा, स्ट्रोमा में। अब इसके बाद क्या होता है, ये एटीपी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और NADPH क्या करता है, NADPH इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट होता है बेटा किसमें बेटा, ग्लूकोज में। बता क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे हम लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स किसके साथ बेटा, RUBP के साथ, एंड कम्स आउट इन किसमें बेटा, स्ट्रोमा में। और उसके बाद क्या हुआ, एटीपी रिलीजेस एनर्जी एंड NADPH रिलीजेस, इसने क्या रिलीज किया, इसने रिलीज किया बेटा इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज। बता क्लियर है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। अब यहां पे क्या होता है, ये डार्क रिएक्शन। अब यहां पे क्या होता है कि अगर मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसका लीफ है, लीफ में जो ऑक्सीजन होता है, अब यहां पे O2 बचाना है। जब हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर किया, वहां पे क्या क्या था, एक हाइड्रोजन अलग था और ऑक्सीजन अलग था। ऑक्सीजन कहां गया, हाइड्रोजन को तो हमने यूज किया, NADP के साथ मिला दिया, बना दिया NADPH, ठीक है। अब वहां पे जो ऑक्सीजन वो कहां जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन निकलता है एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर, जो हमें मिलता है ऑक्सीजन। और यहां पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो स्टोर होता है, स्टोर इन सिस्टम। कहां पे स्टोर होता है, सिस्टम में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है। बता क्लियर है कि नहीं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद हमें बात करनी है रिएक्शन के बारे में, क्या रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं पहले। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। हमने क्या क्या लाया था, पहले था बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस था बेटा वाटर। उसने यहां पे क्या था, क्लोरोफिल
और क्या था बेटा, सनलाइट। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस O2 जो बाहर हमने अभी निकाला था, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, इसको बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सर किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो भी सब सिखाऊंगा मैं। यहां पे लिखते हैं पहले रिएक्ट साइड, ये पता है ना रिएक्ट साइड किसको बोलते हैं, इस वाले साइड को, ठीक है। प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड किसको बोलते हैं बेटा, इस वाले साइड को, ठीक है। यहां पे लिखो कार्बन कितने हैं, कार्बन यहां पे कितने हैं गिनो, कार्बन है 1, यहां पे कार्बन कितने हैं, कार्बन है 6, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे समझो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 3। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 7 8 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है 12, ठीक है 12। अब इसके बाद समझो, अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ पे कार्बन 6, तो ये बैलेंस नहीं है। इस 1 को काटो, यहाँ पे डालो 6, तो यहाँ पे आएगा 6। बता क्लियर है, ये भी 6, ये भी 6, ये बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन को गोली मारो, साइड में रखो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 12। पहले देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 12, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको काटो, यहाँ पे 12 बनाने के लिए यहाँ पे 6 डालो, ये भी 12 बना, ये भी 12 बना, यहां तक क्लियर है। अब आती है बारी ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बने, अब 6 2 are 12, 12 plus 6 that is 18। यहाँ पे ऑक्सीजन 18, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 6 6 8 ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे 6 डाल दो, ठीक है। ये बना 6 2 are 12, 12 plus 6 is 18, तो ये हुआ बैलेंस, ये भी हुआ बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, तो ओवरऑल रिएक्शन ही हुई बैलेंस। बता क्लियर है कि नहीं, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझना। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन यूज क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं बेटा केमिकल्स, ठीक है। यहां पे एग्जांपल, सर कौन करता है केमिकल्स का यूज, सल्फर बैक्टीरिया, और होता है बेटा फेरो बैसिलस। फेरो मतलब होता है आयरन, ठीक है, और बैसिलस मतलब रॉड शेप, ठीक है। यहां पे ये सल्फर बैक्टीरिया किस तरीके से केमिकल्स का यूज करते हैं और खुद का खाना बनाते हैं समझना। यहां पे मान लो ये एक फैक्ट्री है, यहां पे पानी है, ठीक है। इस पानी में प्रेजेंट है बेटा सल्फर बैक्टीरिया, यहां तक क्लियर है। यहां से आया सल्फर केमिकल, वो सल्फर केमिकल जो है उसको यूज किया बेटा किसने, उसको यूज किया सल्फर बैक्टीरिया ने, उसको यूज किया और हासिल की एनर्जी, इसी को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बस ये इतना ही था, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझना। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि ये दूसरों से खाना हासिल करता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम नाम देते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ्स। क्या नाम देते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। यहां पे लिखते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। बता क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे क्या है कि हेटेरोट्रॉफ्स के कुछ टाइप्स है। कितने टाइप्स है सर, 3 टाइप्स है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स है। पहला होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या बोलो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, या बोलो सर कितने नाम है, बहुत है, ठीक है। या बोलो लाइसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और होता है बेटा दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या होता है, तीसरा टाइप होता है होलोजोलिक न्यूट्रिशन। बता क्लियर है कि नहीं।
अब यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जो डिपेंड होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। डेड एंड डिकेइंग मैटर का क्या मतलब होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर का मतलब होता है मरे हुए चीजों पे डिपेंड है, सड़े हुए चीजों पे डिपेंड है। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये मरे हुए चीजों पे डिपेंड है और सड़े हुए चीजों पे डिपेंड है। सर एक एग्जांपल हो जाए, मैं 3 दूंगा। ठीक है, पहली एग्जांपल बैक्टीरिया, और एक एग्जांपल देते हैं फंजे, और एक एग्जांपल वॉल्चर। बता क्लियर है कि नहीं? अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा पैरासाइट क्या होता है और होस्ट क्या होता है। यहां पे समझना है पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, यह समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद समझ में आएगी पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है। समझना पैरासाइट क्या होता है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या उसके अंदर बैठता है और खाना हासिल करता है, उसको नाम देते हैं पैरासाइट। बता क्लियर है? और होस्ट किसको बोलते हैं? जिस बॉडी के ऊपर वो बैठा है या जिस बॉडी के अंदर वो बैठा है और खाना हासिल कर रहा है, उस बॉडी का नाम होता है होस्ट। बता क्लियर है कि नहीं? यहां पे एग्जांपल की बात करें तो लाइस है। ठीक है, यहां तक। होलोजोलिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये डिराइव करते हैं, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम किससे बेटा? अदर ऑर्गेनिजम्स, बट वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एलिव होते हैं। बट ऑर्गेनिजम्स आर क्या? एलिव। वो एलिव होते, जिंदा होते, मरे हुए नहीं होते। अब ये जो है होलोजोलिक न्यूट्रिशन, इसके भी 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है बेटा? मैं लिखता हूं यहां पे होलोजोलिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स है। होलोजोलिक न्यूट्रिशन के बेटा 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ होलोजोलिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ होलोजोलिक न्यूट्रिशन। कितने टाइप्स बोले मैंने बेटा? 3 टाइप्स। एक होता है बेटा हर्बिवोरिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है बेटा कार्निवोरिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है बेटा ओमनिवोरिक न्यूट्रिशन। बता क्लियर है यहां तक? हर्बिवोरिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, ओमनिवोरिक का क्या मतलब होता है, कार्निवोरिक का क्या मतलब होता है, समझना। हर्बी मतलब होता है बेटा प्लांट्स, वोरिक मतलब ईटर्स। ये वही से बता रहा है, ये क्या है? ईट प्लांट बेस्ड डाइट। क्लियर? गुड। एग्जाम्पल डियर है, और क्या लिख सकते हैं बेटा? डियर है, या यहां पे लिखो शीप है। कार्नी मतलब होता है फ्लश, मांस। वोरिक मतलब ईटर्स। ये क्या करते हैं? ईट एनिमल बेस्ड डाइट, एनिमल बेस्ड डाइट का यूज करते हैं। और यहां पे एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बताओ? लाइन है, लॉइन लिख सकते हैं, टाइगर लिख सकते हैं। क्लियर है? ओमनिवोरिक मतलब बोथ, ओमनी मतलब बोथ, वोरिक मतलब होता है बेटा ईटर्स फिर से। ठीक है, ये ईट करते हैं बेटा बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि कौन है बेटा? हम है, ह्यूमंस है। क्लियर है? ये बेटा होलोजोलिक न्यूट्रिशन के टाइप्स जो है बेटा, पहला हर्बिवोरिक न्यूट्रिशन, कार्निवोरिक न्यूट्रिशन और ओमनिवोरिक न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में हमने बात की है बेटा, पहले हमने देखा है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद देखा है हमने हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, और अब देखा हमने होलोजोलिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स है। अब इसके बाद हम थर्ड लेक्चर में बात करने वाले हैं एक छोटे से लेक्चर में। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है बेटा न्यूट्रिशन इन एमोबा या पैरामेशियम। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड पैरामेशियम। तो तब तक दीजिए इजाजत, टिल दैट अल्लाह हाफिज।